Guys, thank you so much for joining in. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन। ये वीडियो पार्ट 3 है फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। इसमें हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 10, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। तो सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट द पार्टीज आर फ्री टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स provided that such number shall not be an even number नहीं होना चाहिए। And second is, if parties fail to determine the number of arbitrator, then the arbitral tribunal shall consist of a sole arbitrator। यहाँ पे केस लॉ दिया गया है MMTC लिमिटेड वर्सेस स्टर्लिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन नॉट बी हेल्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्पेसिफाई even number of arbitrators। Let's go to section 11, appointment of arbitrators। A person of any nationality may be an arbitrator unless otherwise agreed by the party। The parties are free to agree on a procedure for appointing the arbitrator or arbitrators. This is subject to provision of section 11(6). If no agreement for appointing arbitrator, then each party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators shall appoint the third one, and the third one will be the presiding officer। Section 11(3)(a), arbitral institution, inserted with 2019 amendment, provides Supreme Court and High Court the power to designate arbitral institutions from time to time। तो सेक्शन 3A जो इंसर्ट हुआ है विद द रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ 2019, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर मिल जाती है कि जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स नहीं हुआ है, अग्री नहीं हुआ है, और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स फेल हुआ है, दोनों पार्टीज अग्री नहीं कर पा रही है टू अपॉइंट एनी आर्बिट्रेटर, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है एंड दे कैन डेजिग्नेट एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। Power of Supreme Court and High Court to appoint arbitrators. Section 11(4) and 11(5) provide the powers। Section 11(4), if appointment procedure in section 11(3) applies, a party failed to appoint, and if the party fails to appoint an arbitrator within 30 days from receipt of request, or two appointed arbitrators fail to agree on third arbitrator within 30 days, then the appointment shall be made on an application of the party by the arbitral institution designated by Supreme Court or High Court। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि इफ़ सेक्शन 11(3) अप्लाइज फॉर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर और पार्टी फेल होती है टू अपॉइंट एनी आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज़, या फिर दोनों पार्टीज़ ने दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए लेकिन वो दो आर्बिट्रेटर फेल होते हैं थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए विद इन 30 डेज़, देन द अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। और ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कौन डेजिग्नेट करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है व्हेन इट इज़ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, और हाई कोर्ट करता है व्हेन इट इज़ अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सो एनी आर्बिट्रेशन विच इज़ अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। नाउ सेक्शन 11(5), failing any agreement referred to in section 11(2) in an arbitration with the sole arbitrator, if the parties fail to agree on the arbitrator within 30 days from a receipt of a request by one party to the other, then the appointment shall be made on an application of the party in accordance to section 11(4). तो as per this, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है एन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, और फिर वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करेगा एनी आर्बिट्रेटर। तो विद इन 30 डेज़ अगर पार्टीज फेल होती है कोई एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में, तो ये एप्लीकेबल होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पार्टी। तो सेक्शन 11(6) में दिया गया है कि वेयर एन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अग्रीड अपॉन द पार्टीज एंड द पार्टीज फेल टू एक्ट एज रिक्वायर्ड, या फिर फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, या फिर फेल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन entrusted to a person or institute, then again the appointment shall be made by arbitral institution designated by Supreme Court in case of international commercial arbitration, High Court in case of arbitrators other than international commercial arbitration, to take necessary measures for appointment procedure। Now section 11(a) provides that central government has the power to amend fourth schedule। ये भी एक amendment है which can come in objectives। Section 12, grounds for challenge। Now section 12 provides that when a person
is approached in connection with his possible appointment of an arbitrator, he shall disclose in writing an existence, either direct or indirect, of any past or present relationship or interest to parties or subject matter in dispute, whether financial, business, professional, and any kind, likely to give rise to doubts as to his impartiality. तो सेक्शन 12 में क्या दिया गया है कि यू कैन चैलेंज द ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, यू कैन चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर व्हेन ये फॉलो नहीं होता एज पर सेक्शन 12 ना। क्या लिखा है इसमें, वेन एवर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर, तो उसे राइटिंग में देना है कि ही डजंट हैव एनी टाइप ऑफ रिलेशन मे बी इन द पास्ट और प्रेजेंट, एंड दैट रिलेशन कैन बी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑफ द parties itself या फिर subject matter in dispute. तो this gives like impartiality to understand that the arbitrator is not impartial, तो उसे writing में देना रहता है. Also likely to affect his ability to devote sufficient time to arbitration and his ability to complete arbitration within 12 months. तो while appointing an arbitrator उसे दो चीज़ राइटिंग में देनी रहती है. फर्स्ट कि वो इम्पार्शल, फर्स्ट अबाउट इम्पार्शलिटी कि वो पार्शल नहीं होगा, एंड दैट इज़ व्हेन इट रिलेट्स टू आइदर द डिस्प्यूट सब्जेक्ट मैटर या तो पार्टीज इटसेल्फ या तो कोई अदर इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. और सेकेंड चीज़ उसे ये देना रहता है कि उसके पास सफिशेंट टाइम है, उसके पास में एबिलिटी है या आर्बिट्रेशन को देने के लिए, एंड ही कैन कंप्लीट इट विद इन 12 months. नाउ ग्राउंड्स फॉर चैलेंज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ arbitrator. It provides This section provides that an arbitrator may be challenged only if circumstances exist giving rise to doubts for impartiality and doesn't possess qualification agreed by the parties, same as above. यहाँ पे grounds of challenge क्या होगा, first कि कोई डाउट है अबाउट इम्पार्शलिटी, एंड सेकंड है कि वो क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास या he doesn't possess a qualification agreed by the parties. दोनों parties जो agreement पे आए कि ये specific quality होनी चाहिए in the arbitrator, if he doesn't possess that gives us the ground to challenge the appointment. Parties may challenge an arbitrator appointed by him only for reasons when he became aware after appointment has been made. Ineligibility to be appointed as arbitrator. It provides that notwithstanding any prior agreement to the contrary, any person whose relationship with parties or counsel or subject matter falls under any category specified in the 7th schedule should not be eligible to be appointed as an arbitrator. Who is not eligible to be appointed as an arbitrator? जिसका कोई relationship हो either with the parties, subject matter या फिर any type of interest, and which is specified under 7th schedule. That person is not eligible to be appointed as an arbitrator. Subsequent to dispute arising, parties may waive applicability of this subsection upon express written agreement. Section 13, challenge procedure. It provides that parties are free to agree on a procedure for challenging an arbitrator. If no agreement between parties, then following is applicable. Parties intending to challenge shall within 15 days after becoming aware of such circumstances will send a written statement for the reason for challenge of arbitral tribunal. Second is, unless the arbitrator engaged withdraws from office or other party agrees, the arbitral tribunal shall decide on this challenge. If challenge not successful, arbitral tribunal shall continue arbitral proceeding and make an arbitral award. When such arbitral award made, parties challenging the arbitrator may make an application to set aside such award according to section 34. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि वेन एवर देर इज़ अ चैलेंज अपॉन दी आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट में, व्हेन देर इज़ अ चैलेंज एंड इफ द चैलेंज इज़ नॉट सक्सेसफुल, तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो कंटिन्यू करेगा अपना आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और कंप्लीट करने के बाद में एक अवार्ड देगा, एक अवार्ड ग्रांट करेगा, दैट इज़ द आर्बिट्रल अवार्ड. और जब भी ऐसा कोई आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट होगा और किसी ने चैलेंज ऑलरेडी किया है जो सक्सेसफुल नहीं था, चैलेंज ऑफ द आर्बिट्रेटर किया है लेकिन सक्सेसफुल नहीं था, then they can put an application to set aside this arbitral award. Failure or impossibility to act. Section 14. The mandate of an arbitrator shall terminate and he shall be substituted by another arbitrator if
he becomes de facto, that is unable to perform his functions or due to other reasons fail to act. He withdraws from his office or parties agree to terminate his mandate. Termination of mandate and substitution of arbitrator, which is mentioned under section 15. In addition to section 13 or section 14, the mandate of an arbitrator shall terminate if he withdraws from office for any reason या फिर by the agreement of the parties. तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर थर्ड वीडियो. यहाँ पे हमने थर्ड चैप्टर के नोट्स क्विकली पढ़े हैं. प्लीज़ बी ट्यून्ड इन. मैं इसके बाद में चैप्टर 4 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के नोट्स दूँगी. एंड for now guys, thank you so much for your time. Thanks for watching till the end. Like always, if you like my video, please give a thumbs up, and if there is any feedback for me, please provide in the comment section. Please subscribe to my guys, and thank you so much for your support till now. Bye guys, take care.